नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास, करोड़ों का वारिस। करोड़ों का वारिस। करीमगंज में नेताजी सुभाष मार्ग पर स्थित मेहता एंड मेहता की फर्म के शानदार ऑफिस वाली इमारत से निकलकर अजय अपनी फिएट में सवार हुआ और रिसेप्शनिस्ट कम सेक्रेटरी मिसेज मरवा द्वारा समझाए गए मेहता के निवास स्थान पर पहुंचने के रास्ते को मन ही मन दोहराता हुआ हाईवे की ओर ड्राइव करने लगा। सेक्रेटरी से ही उसे यह भी पता चला कि उसके पुराने दोस्त देवराज मेहता ने, जिससे करीब 4 साल से वह नहीं मिल पाया था, 2 साल पहले शादी कर ली थी और बीच कॉटेज छोड़कर शहर के बाहर गोल्डन हिल नामक पहाड़ी पॉश एरिया में हाल ही में बनाई अपनी शानदार कोठी में रहता था। इसका सीधा सा मतलब था, मेहता का वकालत का धंधा बढ़िया चल रहा था और वह खासा दौलतमंद हो गया था। हाईवे पर ठीक 2 किलोमीटर के बाद अजय दाईं ओर जाती सड़क पर मुड़ गया। जल्दी ही सेक्रेटरी द्वारा बताई गई पहली निशानी गोल्डन हिल डे बोर्डिंग स्कूल नजर आने लगा। फिर करीब आधा मील झील के साथ साथ कार ड्राइव करने के बाद प्राइवेट रोड भी उसे दिखाई दे गई। दोनों ओर पेड़ों से घिरी उस प्राइवेट रोड के अंतिम सिरे पर मौजूद कोठी वाकई शानदार थी। अजय कार पार्क करके प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। तभी प्रवेश द्वार खोलकर माथे पर झुके खिचड़ी बालों वाला एक आदमी बाहर निकला। लंबे लंबे डग भरते हुए लॉन पार करके वह अजय के पास आ पहुंचा। हालांकि उसके जिस्म पर सफेद घरेलू नौकरों वाली वर्दी थी, लेकिन चेहरे मोहरे और कद बुद के लिहाज से घना डेयता के उस शांत वातावरण में उसकी मौजूदगी फिट नहीं बैठ रही थी। किससे मिलना है? उसने पूछा। मुझे मिस्टर मेहता ने बुलाया है, अजय ने जवाब दिया। किस लिए? प्रत्यक्षता फसादी किस्म का नजर आता वह नौकर अजय को जरा भी पसंद नहीं आया था। तुम्हें मेहता ने नहीं बताया? उसने पूछा। नहीं, तब तो मैं भी नहीं बताऊंगा। क्यों? सीधी सी बात है, मेहता नहीं चाहता कि तुम इस बारे में जानो। नौकर मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराहट गुर्राहट जैसी थी, जिसका इकलौता मतलब था फसाद। यह मेरे पुराने दोस्त हैं पीटर, प्रवेश द्वार से देवराज मेहता ने पुकारा। मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वह लॉन से गुजरकर उसके पास पहुंचा और अजय से हाथ मिलाकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए अजय, कई साल बाद मिल रहे हैं। हाँ, 4 साल हो गए, अजय ने नोट किया। टेनिस प्लेयर रह चुके करीब 45 वर्षीय मेहता में इस अरसे में कोई तब्दीली नहीं आई थी। सुना है तुमने शादी कर ली? हाँ, मेहता अवश्य मुस्कुराता सा प्रतीत हुआ। मैंने भी आखिरकार यह गुनाह कर ही डाला। वह पास ही खड़े सुन रहे नौकर की ओर पलट गया। तुम जाकर देखो, मेम साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर स्टडी में आ जाना। मिस्टर अजय कुमार कार से लंबा सफ़र करके आए हैं, यह ड्रिंक लेना चाहेंगे। यस सर। नौकर के लहजे में अदब की कमी थी। मेहता ने ऐसा जाहिर किया मानो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। अजय को साथ लिए वह कोठी में दाखिल हुआ। लंबे कॉरिडोर से गुजरकर इनडोर टेनिस कोर्ट और अंडाकार स्विमिंग पूल के पास से होते हुए वे जिस कमरे में पहुंचे वो शेष इमारत से अलग थलग सा था। बैठो अजय, मेहता की डेस्क के सम्मुख रखी चमड़ा मड़ी कुर्सियों की ओर संकेत करते हुए कहा। अजय ने कुर्सी पर बैठकर प्लेयर गोल्ड लीफ का एक सिगरेट सुलगा लिया। पीटर आने वाला ही होगा, मेहता बोला। उसके अदब से पेश न आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्त। दरअसल आजकल सही किस्म के नौकरों का मिलना मुश्किल है, इसीलिए मैं अपने सारे काम खुद ही करता हूँ, अजय बोला। अच्छा करते हो, मेहता ने कहा और डेस्क के सिरे पर बैठकर राजघराना लहजे में बोला। जो काम मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ वो बड़ा ही नाजुक काम है। उसके लिए सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है किसी भी तरह की पब्लिसिटी न होने देना। तुम्हें इस मामले से अपने पेशे को दूर ही रखना होगा। थंडर के प्रेस रिपोर्टर के बजाय तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर काम करोगे और वही बनकर रहोगे। कल रात फोन पर भी तुमने ऐसा ही संकेत दिया था, अजय बोला। इसलिए मैं विराटनगर से ही तैयारी करके चला था। मैं बाकायदा लाइसेंस्ड प्राइवेट डिटेक्टिव ही हूँ। आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। दैट्स गुड। दूसरी अहम बात है, अगर तुम कुछ पता लगाते हो तो उसकी रिपोर्ट मुझे जुबानी दोगे। मामले की नज़ाकत को देखते हुए यह एहतियात भी ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रिपोर्ट किन्हीं गलत हाथों में जा पहुंचे।
समझ गए? हाँ, अब यह बताओ कि यह तुम्हारा मामला जाती है या तुम्हारे किसी क्लाइंट का? बेशक, क्लाइंट का ही है। मैंने फ़ोन पर भी तुम्हें बताया तो था। सॉरी, मैं भूल गया था। खैर, मेरी उस क्लाइंट ने बड़ा ही मुश्किल काम मुझे सौंपा है। साथ बात यह है, मुझे नहीं लगता कि जो वह चाहती है उसमें जरा सी भी कामयाबी मिल सकेगी। वह क्या चाहती है? एक नामुमकिन काम। मेहता सामने दीवार के साथ रैक में सजी मोटी किताबों को ताकता हुआ बोला। जब किसी आदमी को गायब हुए 20 बरस से भी ज़्यादा अरसा हो जाता है तो 99% चांसेस इसी बात के होते हैं कि वह मर खप चुका है। 1% के तौर पर यह भी सोचा जा सकता है वह आदमी नहीं चाहता कि उसे ढूंढा जाए। तब तो यह पुलिस के मिसिंग पर्सनल ब्यूरो का केस है। यह एकदम होपलेस केस है। अपनी क्लाइंट को भी यह समझाने की कोशिश मैं कर चुका हूँ, लेकिन साथ ही यह भी सही है कि जो वह चाहती है उसे कराने से भी इनकार मैं नहीं कर सकता। वह बूढ़ी, बीमार और काफ़ी हद तक ज़िद्दी औरत है, और दौलतमंद भी। मेहता ने यूं मुंह बनाया मानो कोई घटिया बात कह दी गई थी। वह टैक्सेशन, एस्टेट वगैरह के मामलात का स्पेशलिस्ट था और उसके सर्कल में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनके पास इतनी ज़्यादा दौलत होती है कि उसकी कोई परवाह उन्हें नहीं होती, क्योंकि उसकी परवाह करने की सरदर्दी वे मेहरा एंड मेहता को सौंप चुके होते हैं। उस लेडी का मरहूम पति उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया था। वह बोला, नतीजा चाहे कुछ भी रहे, तुम्हें अपने मेहनताने की अच्छी रकम मिलेगी। तभी अजय के पीछे नौकर प्रकट हुआ। हालांकि उसके चलने में कोई आहट नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर दाखिल होते समय उसने जब दरवाजे का पर्दा खिसकाया था तो पर्दा खिसकाया जाने की वजह से बाहर की धूप का एक हिस्सा अंदर भी आ गया था। इसी से अजय को उसके आने का पता चल गया था। तुमने काफ़ी देर लगाई आने में, मेहता बोला। जिन विद लाइफ कॉर्डियल बनाने में देर ही लगती है। लेकिन मैंने तो यह बनाने के लिए तुमसे नहीं कहा था। मेम साहब ने कहा था तुम्हें लंच से पहले या किसी और वक्त उसे ड्रिंक नहीं देना चाहिए। यह बात उन्हीं को कहिए। वो तो मैं कहूँगा ही, इस वक्त तुमसे कह रहा हूँ। यस सर। मेहता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि बोलने का तुम्हारा यह तरीका मुझे कतई पसंद नहीं है। नौकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में ढीठता भरे भाव थे। उसने यूं अजय की ओर देखा मानो उससे तारीफ पाना चाहता था। तुम्हारी सर्वेंट प्रॉब्लम वाकई अजीब है, अजय ने मेहता को सपोर्ट करते हुए कहा। नहीं, पीटर का मतलब और नीयत गलत नहीं है, बस अपनी आदत को यह नहीं छोड़ पा रहा है, मेहता ने कहा और जबरन मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या लोगे अजय? मुझे तो स्कॉच का छोटा पैग लेना है। मैं भी वही लूँगा, लेकिन छोटा नहीं, लार्ज। नौकर चला गया। उस आदमी के गायब होने के बारे में बताओ, अजय बोला। मेरे विचार से इसे गायब होना कहना ठीक नहीं होगा। मेरी क्लाइंट का बेटा जानबूझकर अपना घर छोड़कर चला गया था। परिवार वालों ने उसे वापस लाने या उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की, बरसों तक। क्यों? मेरा ख्याल है वे लोग भी उससे उतने ही नाखुश थे जितना कि वह उनसे था। उन्हें वह लड़की कतई पसंद नहीं थी जिससे उसने शादी की थी। इसके अलावा उनके आपसी झगड़े की और भी वजह ज़रूर थी। वे वजह कितनी बड़ी और कितनी गंभीर थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि करोड़ों की जायदाद का वह इकलौता वारिस था, लेकिन अपने इस हक को भी छोड़कर वह चला गया। उसका कोई नाम भी है या उसे मिस्टर एक्स कहकर ही पुकारा जाएगा? मेहता आहत सा नजर आने लगा, मानो यह जानकारी देते हुए उसे बड़ा भारी कष्ट हो रहा था। वह यहाँ के मशहूर और पुश्तैनी रईस दीवान खानदान का रोशन चिराग है, अनिल कुमार दीवान। सन 1931 में वह कहीं चला गया था और अपना कोई पता तब से उसने नहीं दिया। उन दिनों उसकी उम्र 22 साल थी और कॉलेज की पढ़ाई उसने खत्म ही की थी। 23 साल हो गए। सुनने में इतना लंबा अरसा लगता है मानो पिछली सदी की बातें कह रहे हैं। इसीलिए मैंने इसे तकरीबन होपलेस केस कहा था। लेकिन मिसेस दीवान अपने बेटे को तलाश कराना चाहती है। वह किसी भी रोज स्वर्ग सुधार सकती है और मरने से पहले इस तरह अपनी गुंजिश्ता जिंदगी की गलती को सुधारना चाहती है। कौन कहता है कि वह स्वर्ग सुधारने वाली है? उनका फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर दिनेश चंद मदान।
पीटर ट्रे सहित कमरे में दाखिल हुआ और किसी अनुभवी नौकर जैसी तत्परता का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हुए ड्रिंक सर्व करने लगा। अजय ने नोट किया, उसके हाथ के पृष्ठभाग पर लंगर का नीला गुदना बना हुआ था। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वह कोई नाविक था। जो गिलास उसने दिया था उस पर लगे लिपस्टिक के पुराने दाग से जाहिर था कि तजुर्बेकार होना तो दूर रहा, मामूली घरेलू नौकर भी पीटर नहीं था। पीटर चला गया। अनिल दीवान ने जब घर छोड़ा, अजय ने पूछा, वह शादीशुदा था? हाँ, दरअसल इस सब की असली और बड़ी वजह उसकी पत्नी ही थी। उन दिनों उसे बच्चा होने वाला था। क्या इस मामले में किसी गोल मोल के संकेत मिले थे? जहाँ तक मुझे जानकारी है, नहीं। उन दिनों दीवान परिवार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। अनिल दीवान के चले जाने के हालात के बारे में मिसेस दीवान ही बेहतर बता सकती हैं। मैं उसी से तुम्हारी बातें कराऊंगा। मेहता ने अपना गिलास ऊपर उठाया। चीयर्स, घूंट लेने के बाद बोला, लेकिन तुम्हें वहां ले जाने से पहले मैं यह आश्वासन चाहता हूँ कि तुम पूरा वक्त इसी पर काम करोगे। मिसेस दीवान किस हद तक कोशिश करना चाहती हैं? जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम कर सकते हो। इस मामले में अगर तुम किसी बड़ी प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी की मदद लेते तो बेहतर होना था। नहीं अजय, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। ऐसे मामले के लिए तमाम ज़रूरी खूबियाँ भी तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारी काबिलियत और तुम पर पूरा भरोसा मुझे है, जो किसी दूसरे पर मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्कैंडल की वजह से मिसेस दीवान के आखिरी दिनों पर कालिक पुतनी देना मैं नहीं चाहता। इस सारे मामले में सबसे अहम बात है परिवार की प्रतिष्ठा को बचाए रखना। ठीक है, मैं इन तमाम बातों का ध्यान रखूंगा। शुक्रिया दोस्त। ड्रिंक खत्म करने दोनों स्टडी से बाहर आ गए। टेनिस कोर्ट के पास से गुजरते वक्त करीब 24 वर्षीय एक सुंदर युवती केले के पेड़ों के पीछे से निकली। वह जीन्स और शर्ट पहने थी। उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। हेलो देवराज, वह बोली। उसके स्वर में भारीपन था। फैंसी मीटिंग यू हियर। आई लिव हियर। कहा तो यही जाता है। अनीता, देवराज मेहता सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करता हुआ बोला, ऐसी बातें करने का वक्त यह नहीं है। जानती हो, अभी तक मैं ऑफिस क्यों नहीं गया? यहाँ रहकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। खैर, अब कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर कहाँ? तुम्हें इस तरह मुझसे जवाब तलब करने का कोई हक नहीं है। मुझे पूरा हक है। वह मेहता के सामने तनी खड़ी थी। खांसी पिए होने के बावजूद नशे में नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर उसकी घनी पलकों के ऊपर नीचे स्याह गोलियां नहीं उभरी होती तो उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों ने यकीनन खूबसूरत नजर आना था। मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो? उसने अजय से पूछा। मैं नहीं, मिस्टर मेहता मुझे ले जा रहे हैं, अजय ने जवाब दिया। काम के सिलसिले में। कैसा काम? किसका काम? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं डियर। मेहता अपनी पत्नी की पीठ में बाहर डालता हुआ बोला। अब तुम अपने कमरे में चलो। मिस्टर अजय कुमार प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और मेरे लिए एक केस पर काम कर रहे हैं। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं मानती। पति की बाह झटक कर अनीता अजय की ओर पलट गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे बारे में पता लगाने के लिए कुछ नहीं है। इस मकबरे जैसे घर में मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। यहाँ न तो कोई बातें करने के लिए है और ना ही कोई काम मेरे लिए है। काश मैं कीरतपुर में ही रही होती। वहाँ के लोग मुझे चाहते हैं। प्रतीक्षता अनीता असंतुष्टता, उपेक्षा और अकेलेपन की शिकार प्रतीत होती थी। मेहता यूं उसे देख रहा था मानो उसे उम्मीद थी कि अनीता के अंदर उभरते जज्बात का तूफान अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ भी सब तुम्हें चाहते हैं डार्लिंग, वह स्नेहपूर्वक बोला। नहीं, यहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। यहाँ तक कि अपने ही घर में अपनी मर्जी से मैं ड्रिंक का ऑर्डर भी नहीं दे सकती। ऐसी बात नहीं है। सुबह के वक्त तुम्हें ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अनीता का क्रोध आत्मकरुणा में बदल गया और आंतरिक आवेश के कारण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरी कोई परवाह तुम्हें नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी परवाह करता हूँ। इसलिए नहीं चाहता कि तुम सुबह से ही पीना शुरू कर दो और फिर इधर उधर भटकती फिरो। आओ अंदर चलते हैं। मेहता ने उसकी पीठ में पुनः बाहें डाल दी। इस दफा अनीता ने प्रतिरोध नहीं किया। मेहता उसे सहारा दिए
निकटतम दरवाजे से अंदर ले गया। अजय प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। अजय को पूरा आधा घंटा अपनी कार में मेहता का इंतजार करना पड़ा। शानदार सूट पर मैचिंग टाई लगाए और हाथ में ब्रीफ केस उठाए अब वह पूरा बिजनेसमैन नजर आ रहा था। वह अपनी मारुति 1000 में सवार हुआ और अजय को अपने पीछे आने का संकेत करके कार ड्राइव करने लगा। अजय की फिएट भी उसके पीछे लगी रही। करीब 40 मिनट बाद दोनों कारें दीवान पैलेस की पुरानी शानदार महलनुमा इमारत के गेट में दाखिल हुई और लंबे ड्राइव वे से गुजरकर इमारत के पहलू में पोर्च के नीचे जा रुकी, जहां पहले से ही एक मारुति वैन खड़ी थी। उस प्लस के लाल निशान से जाहिर था कि उसका मालिक कोई डॉक्टर था। पास ही पेड़ों के साए में बने कोर्ट में 2 लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। उनमें से एक लड़की की पीठ पोर्च की ओर थी। कोशिश करने के बावजूद वह शटल को नहीं मार पाई। ओह डैम इट! गुस्सा आ गया, देवराज मेहता ने कार से उतरकर कहा। वह किसी डांसर की भांति एड़ियों पर उधर ही घूम गई। अजय भी कार से बाहर आ चुका था। उसने देखा, वास्तव में वह लड़की नहीं बल्कि 35 वर्षीय युवती थी। उसके चेहरे पर क्रोध की हल्की सी छाया थी, जिसे उसने अपनी मुस्कुराहट से छुपा लिया और अपने इस अंदाज में वह औरत कम लड़की ज्यादा नजर आई। मैं फॉर्म में नहीं हूँ, वह बोली, वरना रोजी मुझे कभी नहीं हरा सकती। झूठ मत बोलो, नेट के दूसरी ओर खड़ी लड़की चिल्लाई। पिछले हफ्ते मैं 3 दफा तुम्हें हरा चुकी हूँ, आज चौथी बार है। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। इस गेम में भी मैं तुम्हें हरा दूंगी, रोजी ने कहा। उसकी तेज आवाज उसके हुलिये से मेल नहीं खा रही थी। उसकी उम्र कोई 18 साल की थी। गुलाबी रंगत लिए गोरा रंग, औसत कद-बुत, सुंदर चेहरा और मासूमियत भरी बड़ी बड़ी काली आंखें। युवती ने शटल उठाकर नेट की दूसरी ओर उछाल दी। दोनों पुनः खेलने लगी, इतने जोश के साथ मानो उस गेम की उनके लिए बड़ी भारी अहमियत थी। डोरबेल के जवाब में एक नौकरानी ने प्रवेश द्वार खोला। वह अजय और मेहता को रिसेप्शन हॉल में ले गई। लंबे चौड़े कमरे में ऊंची छत से काले अंगूरों के गुच्छों की शक्ल वाले 2 बड़े बड़े फानूस लटके हुए थे। फर्नीचर भी काला, भारी और काफी पुराना था और कीमती पेंटिंग से सजी दीवारों के साथ करीने से रखा हुआ था। मोटी दीवारों से बनी मजबूत खिड़कियां किसी मध्ययुगीय किले की खिड़कियों की भांति नजर आ रही थी। डॉक्टर मदान मैडम के पास हैं? मेहता ने नौकरानी से पूछा। यस सर, काफी देर से आए हुए हैं, अब जाने ही वाले होंगे। मैडम को अटैक तो नहीं हुआ? नो सर, यह डॉक्टर साहब की रेगुलर विजिट है। डॉक्टर से कहो कि जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राइट सर। नौकरानी चली गई। मेहता अजय की ओर देखे बगैर बोला, अपनी पत्नी के व्यवहार के लिए माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि औरतों के मिजाज को समझ पाना नामुमकिन है। तुमने शादी तो नहीं की? नहीं, इस मुसीबत को पालना मैं नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम कॉनिक बैचलर हो, लेकिन औरतों के मामले में काफ़ी तजुर्बा तुम्हें भी है। अजय मुस्कुराया, लेकिन औरत की पत्नी रूप का नहीं है। वो तजुर्बा मुझे है। दरअसल शादी के बाद हर एक औरत चाहती है कि पति अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारे। इसी वजह से मेरा गोल्फ, टेनिस वगैरह सब छूट चुका है। सच बात तो यह है कि कोई भी शौक मुझे नहीं रह गया है। पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। फिर भी मेरी पत्नी संतुष्ट नहीं है। अब तुम ही बताओ, ऐसी औरत का क्या किया जाए? ऐसे मामलात में सलाह देना अजय की आदत नहीं थी। मैं क्या बताऊं, तुम तो खुद वकील हो, उसने कहा और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को पास जाकर देखने लगा। मेहता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। नौकरानी ऊंचे कद, स्वस्थ शरीर और गंभीर चेहरे वाले एक लगभग 60 वर्षीय आदमी के साथ वापस लौटी। मेहता ने डॉक्टर मदान के रूप में उसका परिचय कराया। मिस्टर अजय कुमार एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं डॉक्टर, कहकर उसने पूछा, मिसेस दीवान ने आपको बताया कि वह क्या चाहती हैं? डॉक्टर के माथे में सिकुड़ने पड़ गई। हाँ, वह अपने बालों में हाथ फिराकर बोला, मेरा ख्याल था कि अनीता का मामला बरसों पहले खत्म हो चुका है। इस किस्से को फिर से उठाने के लिए किसी ने मैडम को उकसाया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी ने भी नहीं, यह उनका अपना ही आइडिया है। कैसी है वह? वैसी ही जैसी कि होनी चाहिए। मालती रानी दीवान 70 पार कर चुकी हैं। हार्ट ट्रबल के साथ साथ
उन्हें अस्थमा भी है और बुढ़ापे में अगर ये दोनों बीमारियां लग जाएं तो पेशेंट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एकदम से तो कोई खतरा नहीं है, ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कोई शौक लगता है या मानसिक कलेश पहुंचता है तो क्या होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अस्थमा एक इमोशनल डिमीज़ है। मरीज के जज्बात का सीधा असर इस रोग पर पड़ता है। इसलिए मैडम को अपने नाकारा बेटे के लिए इतनी ज़्यादा आंदोलित होना मुझे ठीक नहीं लगता। आखिर उससे वह क्या पाने की उम्मीद करती है? भावनात्मक संतुष्टि। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ ज्यादती की थी और अब अपनी उस गलती को सुधारना चाहती हैं। लेकिन क्या वह मर नहीं गया? मेरा ख्याल है उसे कानूनी तौर पर मृत मान लिया जा चुका है। वह मर गया हो सकता है। कुछ एक साल पहले हमने ऑफिशियल जांच कराई थी, तब उसे गुम हुए पहले ही 14 साल हो चुके थे। जबकि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक लापता रहता है तो कानून द्वारा वह मृत मान लिया जाता है। मैं कानून द्वारा उसे मृत घोषित कराने की दिशा में कार्रवाई करना चाहता था, मगर मिसेस दीवान ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। मैं समझता हूँ वह हमेशा यह ख्वाब देखती रही कि अनिल किसी रोज भी वापस आकर अपनी विरासत को संभाल लेगा, और पिछले कुछ हफ्तों से तो उन पर इस बात का बकायदा भूत सवार हो गया। मैं नहीं मानता, डॉक्टर बोला। मुझे लगता है मिसेस दीवान के दिमाग में किसी ने यह बात बैठाई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। आपके विचार से किसने ऐसा किया हो सकता है? शायद कोमिला वर्मा ने। उसका मिसेस दीवान पर काफ़ी प्रभाव है। जहाँ तक सपनों की बात है, कोमिला के अपने भी कुछ सपने थे। किशोर उम्र में वह हर वक्त अनिल के पीछे लगी रहती थी, मानो उसके लिए दुनिया में वही सब कुछ था। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं कोमिला से बात करूंगा। यह सिर्फ मेरा अंदाजा है कि कोमिला वर्मा ने मिसेस दीवान के दिमाग में यह बात बैठाई हो सकती है। मुझे गलत मत समझना। मैं चाहता हूँ कि इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। मैं खुद भी ऐसी ही कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मिसेस दीवान की बात मानने से सीधा इनकार भी मैं नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम इस मामले को सुस्त रफ्तार से ही चलने दो, बगैर कोई सही नतीजा निकाले। हो सकता है धीरे धीरे मिसेस दीवान की भी इसमें दिलचस्पी खत्म हो जाए। डॉक्टर ने अजय पर निगाह डाली। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, अजय बोला। सही मायने में इन्वेस्टिगेशन न करके इन्वेस्टिगेशन करने का दिखावा करते रहो, लेकिन क्या ऐसा करना बहुत महंगा नहीं पड़ेगा? इसकी फिक्र तुम मत करो। मिसेस दीवान के पास इतनी जायदाद और इतने कारोबार हैं कि उनकी एक महीने की ही आमदनी उनके पूरे साल के खुले खर्चों से भी कई गुना ज़्यादा है, डॉक्टर ने कहा। फिर संक्षिप्त मौन के पश्चात बोला, मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम अपना काम ना करो। तुम ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसी बात पता लगती है जिससे मिसेस दीवान परेशान हो सकती हैं। यह अजय को मैं पहले ही समझा चुका हूँ, मेहता जल्दी से हस्तक्षेप करता हुआ बोला। अजय मुझे रिपोर्ट देगा और मैं समझता हूँ मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ। आप अनिल दीवान को जानते थे डॉक्टर? अजय ने पूछा। हाँ। वह किस तरह का आदमी था? डॉक्टर ने दरवाजे में खड़ी नौकरानी की ओर देखा। उसकी निगाहों का आशय समझकर वह चली गई। अनिल सुंदर, स्वस्थ और खुश मिजाज नौजवान था, लेकिन दीवान परिवार की कोई खूबी उसमें नहीं थी। किसी भी तरह के कारोबार से उसे सख्त चिढ़ थी। वह अक्सर कहा करता था कि राइटर बनना चाहता है, लेकिन उसमें लेखक की प्रतिभा का कोई लक्षण मैंने कभी नहीं देखा। उसे सिर्फ 2 ही काम आते थे, शराब पीना और लड़कियों से सोहबत करना। मेरा ख्याल है सलीमपुर में वह बदमाशों के किसी गिरोह के साथ रहता था। पैसे की कोई कमी उसे नहीं थी, इसलिए मुझे यकीन है कि उसके पैसे की खातिर किसी बदमाश ने उसकी हत्या करके लाश समुद्र में फेंक दी थी। क्या इसका कोई सबूत या संकेत मिला था? जहाँ तक मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन 20-22 साल पहले तक सलीमपुर एक खतरनाक शहर था, कम से कम किसी दौलतमंद नौजवान प्लेबॉय के लिए। ज़रूर वह किसी भारी बखेड़े में फंस गया था, इसीलिए उसे उस जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी थी। आप उस लड़की को भी जानते थे? मेहता ने पूछा। मैंने उसे एग्जामिन किया था। मिसेस दीवान ने चेकअप के लिए उसे मेरे पास भेजा था। इसका मतलब है वह यहाँ करीमगंज में भी रही थी? अजय ने जानना चाहा। शायद कुछ एक रोज़ रही थी। अनिल शादी के लिए कोई हफ्ता भर बाद उसे यहाँ लाया था। मुझे यकीन है
वह अच्छी तरह अपने माँ बाप और उनकी दौलत को चिढ़ाना चाहता था। अगर वाकई उसका इरादा यही था तो वह इसमें पूरी तरह कामयाब हो गया था। लड़की में ऐसी क्या कमी थी? वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन आपने तो बताया है कि यहाँ आने से हफ्ते भर पहले ही उन्होंने शादी की थी। हाँ, उस लड़की ने अनिल को फंसा लिया था। मैंने लड़की से बातें की थी। उसकी बातों से जाहिर था कि अनिल उसे झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर लाया था। प्रेगनेंसी की वजह से उसका पेट निकला हुआ था। इसके बावजूद वह काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसे जिंदगी के मुश्किल और तलख तजुर्बों के दौर से गुजरना पड़ा था। उसकी जांघों पर जख्मों के पुराने निशान थे। उनके बारे में उसने तो मुझे नहीं बताया, मगर जाहिर था कि उसकी अक्सर पिटाई की जाती रही थी। तभी मासूम आंखों वाली लड़की, जिसे अजय बैडमिंटन कोर्ट में देख चुका था, दरवाजे में आ खड़ी हुई। वह टी शर्ट पैंट पहने थी। पैंट के पोंचों को उसने घुटनों से ऊपर तक मोड़ा हुआ था। पापा, उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? डॉक्टर ने उसकी ओर गर्दन घुमाई। अगले ही पल उसका चेहरा सुर्ख हो गया। अपनी पैंट नीचे करो रोजी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आप अकेले में भी कह सकते थे। खैर, मुझे कितनी देर और इंतजार करना होगा? तुम मिसेस दीवान को नॉवल पढ़कर नहीं सुनाओगी? नहीं, लेकिन तुमने तो वादा किया था। मैंने नहीं, आपने मेरी ओर से प्रॉमिस किया था। मैं कोमिला के साथ बैडमिंटन खेल चुकी। आज के लिए मेरे लिए यह काफ़ी है। डॉक्टर ने अपनी कलाई ऊपर उठाकर यूं रिस्ट वॉच पर निगाह डाली, मानो वही उसकी तमाम परेशानियों की जड़ थी। चलता हूँ, मुझे और पेशेंट भी विजिट करने हैं। आप अनिल की पत्नी का हुलिया या नाम बता सकते हैं? अजय बोला। नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हुलिया। वह औसत कद की पतली दुबली सी लड़की थी। रंग गोरा था, आंखें काली और बड़ी बड़ी, और बाल घने काले और लंबे। डॉक्टर ने कहा, मिसेस दीवान अगर खुद ही उस लड़की का जिक्र करे तो ठीक है, वरना उनसे इस बारे में पूछने की सलाह मैं नहीं दूंगा। डॉक्टर जाने के लिए पलटा तो मेहता ने उसे टोक दिया। क्या अजय मैडम से पूछताछ कर सकता है? मेरा मतलब है, इससे उनकी हार्ट ट्रबल या अस्थमा पर तो असर नहीं पड़ेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर मिसेस दीवान चाहती है कि हार्ट अटैक या अस्थमा का अटैक हो तो उसे रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अनिल अगर उनके दिमाग पर आया हुआ है तो उसके बारे में बातें करना ही उनके लिए बेहतर होगा, बजाय इसके कि वह अकेली इस बारे में सोचती रहे। डॉक्टर उनसे विदा लेकर चला गया। नौकरानी अजय और मेहता को सेकंड फ्लोर पर उस कमरे में ले गई जहां मिसेस मालती रानी दीवान उनका इंतजार कर रही थी। कमरे में दवाइयों की गंध थी। खिड़कियों पर भारी पर्दे झूल रहे थे। मिसेस दीवान टांगों पर शॉल डाले एक आरामदेह कुर्सी में पसरी हुई थी। वह रेशम की सफ़ेद साड़ी ब्लाउज पहने थी। बुढ़ापे के बावजूद उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और चेहरे पर अधिकारपूर्ण भाव थे। तुमने बहुत इंतजार कराया देवराज, वह गूंजते से स्वर में बोली। मेरा लंच का समय हो गया है, जबकि तुम्हें डॉक्टर मदान से पहले यहाँ आना था। आई एम वेरी सॉरी मैडम, मुझे घर ही देर हो गई थी। सफाई मत दो, मुझे सफाई से नफरत है। ऐसा कहना दूसरों के सब्र का और ज़्यादा इम्तहान लेना होता है। मिसेस दीवान गौर से मेहता को देख रही थी। क्या तुम्हारी पत्नी फिर तुम्हें परेशान कर रही है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड। तलाक के बारे में मेरे विचार तुम जानते हो। तुम्हें उससे शादी न करने की मेरी सलाह पर अमल करना चाहिए था। शादी करने की एक उम्र होती है। 45 साल की उम्र तक शादी न करने वाले आदमी को यह इरादा पूरी तरह दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। हमारी शादी के समय मेरे पति की उम्र 50 साल थी। नतीजे के तौर पर मैं 22 साल से विधवा की जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं जानता हूँ आप पर यह अरसा मुश्किल गुजरा है, मेहता ने कहा। नौकरानी कमरे से जाने लगी तो मिसेस दीवान ने उसे पुकारा। ठहरो, कोमिला से कहो कि मेरा लंच लेकर आए। अगर वह खुद भी खाना चाहती है तो अपने लिए सैंडविच लेकर आ सकती है। जाओ और कोमिला से बोल दो। यस मैडम। नौकरानी चली गई। मिसेस दीवान ने अपनी दोनों ओर पड़ी 2 कुर्सियों की ओर हाथ हिलाकर बैठने का संकेत किया। फिर पैनी निगाहों से अजय को देखा। क्या यही आदमी मेरे नकारा बेटे का पता लगाएगा? यस मैडम, मेहता ने जवाब दिया। यह मिस्टर अजय कुमार हैं। मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा मैडम।
अजय डॉक्टर की सलाह को याद करता हुआ बोला, लेकिन किसी ठोस नतीजे का वादा मैं नहीं कर सकता। आपके बेटे को गुम हुए एक लंबा अरसा हो गया है। इस बात को मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। अनिल को आखिरी दफ़ा मैंने 11 अक्टूबर 1971 में देखा था। बड़े ही गुस्से और नफरत के माहौल में हम जुदा हुए थे। इन तमाम बरसों तक वही गुस्सा और नफरत मेरे दिल को कुतरता रहा, लेकिन इनके साथ ही मैं नहीं मर सकी। मैं अनिल को वापस पाना चाहती हूँ, उसे समझाकर माफ़ करना चाहती हूँ और खुद भी उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसके स्वर और लहजे में दिली जज्बात का गहरा पुट था। प्रत्यक्षता इस मामले में वह गंभीर थी। इसके बावजूद अजय को लगा इसमें कुछ बनावट भी थी। ऐसा लगता था मानो एक लंबे अरसे से अपने जज्बात के साथ खेलती हुई वह उन्हें दबाने की कोशिश करती रही थी। आप उससे माफ़ी मांगना चाहती हैं? हाँ, उसके साथ किए अपने व्यवहार के लिए। वह एक बेवकूफ़ नौजवान था और कुछ एक ऐसी गलतियां कर बैठा था जो आदमी को तबाह कर डालती हैं। लेकिन इसके बदले में मेरे पति और मैंने उसे घर से निकालकर जो उसके साथ किया उसे भी सही नहीं कहा जा सकता। वो हमारा बड़ा ही शर्मनाक एक्शन था। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, अपनी उस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। अगर उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ है तो उसे भी स्वीकारने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम यह बात मेरे बेटे को बता सकते हो। मरने से पहले अपने पोते या पोती को भी मैं देखना चाहती हूँ। अजय ने मेहता की ओर देखा तो उसने असहमतिपूर्ण ढंग से धीरे से सिर हिला दिया। मैं जानती हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो, मिसेस दीवान ने कहा। तुम सोच रहे हो कि अनिल मर चुका है, लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। अगर वह मर गया होता, उसने अपनी छाती पर बाईं ओर हाथ फिराया, तो माँ के दिल को ज़रूर पता लग जाना था। वह मेरा इकलौता बेटा है और ज़रूर जिंदा है। कहाँ है, इसका पता लगाकर तुमने उसे वापस लाना है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा मैडम, अजय बोला। लेकिन दो एक बातें ऐसी हैं जिनमें आप मेरी मदद कर सकती हैं। मसलन जिस वक्त आपका बेटा गायब हुआ उन दिनों उसके दोस्त कौन थे? उसके किसी दोस्त को मैं नहीं जानती। वह कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ तो उसके दोस्त रहे होंगे। वह पिछले मार्च में ही कॉलेज छोड़ चुका था। अपना ग्रेजुएशन भी उसने पूरा नहीं किया। खैर, उसके कॉलेज के साथियों में से कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके पिता ने खुद वहां जाकर सबसे बारीकी से पूछताछ की थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।